महावेली से। कर्नल धरीराम शांडिल जी जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है, श्री चौधरी चंद्र कुमार जी कृषि मंत्री, अनिरुद्ध सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री, यादविंदर गौमा जी, रघुवीर सिंह बाली जी, भवानी पठानी जी, संजय रतन जी, किशोरी लाल जी, आशीष पटेल जी, केवल सिंह पठानिया जी, मनिंदर राजा जी, कमलेश ठाकुर जी, श्रीमती विमला ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया जी, देवेंद्र जग्गी जी, गोकुल पटेल जी, संजय सिंह चौहान जी, नवदेव कंवर जी, विशाल चंद्रयाल जी, अजय वर्मा जी, सुरेंद्र काकू जी, डॉक्टर अजय शर्मा जी, सभी सम्मानित महिलाएं, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों से 2 घंटे देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं। मुझे पता है कि आप सुबह 11 बजे कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा के चब्बी ग्राउंड में एकत्रित हो चुकी थी। आपकी फोटो बार बार मेरे पास आ रही थी और मेरे पास कुछ लोग मिलने वाले थे। उनको फारिग करने के बाद जब मैं यहां आया तो आपका उत्साह देखते हुए बन रहा था। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आज सभी अपनी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। आज मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 2 वर्ष के लंबे अंतराल में महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं हम लेकर आए, उससे पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किस प्रकार समाज में महिलाओं को उचित दर्जा मिले 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाए। उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण दिया गया और जो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद हुआ करती थी, उसमें भी 33% का आरक्षण दिया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत का चुनाव हुआ तो बहुत कम संख्या में महिलाएं चुनकर आती थी और जो महिला चुनकर आती थी उनके साथ जब पति कार्य करवाने के लिए जाते थे तो कहते थे पति प्रधान जी आए हैं। उस समय हिमाचल प्रदेश में 87-88 की बात है, महिलाएं जो हुआ करती थी दरवाजे की चौखट के बाहर बहुत कम महिलाएं आया करती थी, या अपने गांव में चले गए या अपने नजदीक के शहर में चला जाया करती थी। ये परिवर्तन राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार आया और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है, जिस समय महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाता था इस पुरुष प्रधान समाज में, आज हिमाचल प्रदेश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ मुकाबला कर रही है, खड़ी हो रही है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, पिछले पंचायती राज चुनाव हुए, उन पंचायती राज चुनावों में 56% महिलाएं चुनकर आई। ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने निश्चय किया कि महिलाओं को विधानसभा
लोकसभा राज्यसभा में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण का 33% महिलाओं के आरक्षण का विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया और उसे पास करवाया। आने वाले समय में हम विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्षधर है। और मैं ये बात आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सबसे पहले महिलाओं के लिए योजना लेकर आई। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा कानून था, एचपी लैंड सीलिंग एक्ट, जिसमें भूमि के आवंटन के समय बेटे को तो इकाई मान लिया जाता था, लेकिन बेटी को इकाई नहीं माना जाता था, उसे भूमि के हक से वंचित किया जाता था। हमने कानून में परिवर्तन किया और महिलाओं को उस अधिकार से नवाजा। यही नहीं, अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें महिलाओं को 20% का आरक्षण था। मैंने उसे बढ़ाकर 30% कर दिया। और जब कोई महिला विधवा हो जाती थी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कौन ध्यान रखेगा? अचानक पता चला पति की मृत्यु हो गई, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, बच्चे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जेई का कोर्स कर रहे हैं। कमाने वाला पति था, अपना सफर अधूरा छोड़कर अकेला हमारी बहन को छोड़कर चला गया। मैं विधायक था तो मेरे सामने कई महिलाएं आती थी, मेरी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस साल की 75,000 रुपया है। पोस्टर की फीस को जोड़ दिया जाए तो 1,25,000 है। अगर एक बेटी डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियरिंग कर रहा है, कहती थी मेरे पास साधन नहीं है। हमारी सरकार ने उन विधवा बहनों के लिए जिनके पति अधूरा सफर उनके साथ छोड़कर चले गए, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आई और उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 10,000 लगे, 5,000 लगे, 1,000 लगे, इस वर्ष से हिमाचल प्रदेश की सरकार पहल कर रही है। ये सही महलों में महिला के कल्याण के लिए हम योजना लेके आए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, भारी संख्या में महिलाएं आई हुई है। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं, मेरा प्रयास रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने वाले जगहों पर उनको रखा जाए। मैं हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री अनुज सिंह जी बता रहे थे और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो हिमीरा प्लेटफॉर्म अपनी माताओं बहनों के लिए दिया गया है, उसके माध्यम से जो हम उनका स्वयं सहायता समूह द्वारा जो बनाती है वो चीजें, उसके माध्यम से हमने उसकी बिक्री शुरू की है। उसमें काफी प्रगति हो रही है। महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं जब देखता हूं महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, उनको दिशा तय करने की जरूरत है। और महिला शक्ति ही
हिमाचल के आत्मनिर्भर की नींव है। आपने देखा होगा मेरे पहले दिन के भाषण से मैंने हमेशा कहा है, हम इस सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आज खुशी इस बात की है कि 2 साल के कार्यकाल के द्वारा जो हमने नीतिगत फैसले किए, जो हमने सुधारात्मक कदम उठाए, उससे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर चीज में परिवर्तन के लिए समय लगता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। हम कानून में बदलाव कर रहे हैं और जिन चुनौतियों का सामना हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल ने पिछले 2 वर्षों में किया, वो अभूतपूर्व थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रदेश के खजाने को लुटा दिया जाए, जिस जनता की संपदा को बांट दिया जाए, लुटा दिया जाए और सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए दोनों हाथ से आम जनता के पैसा को, संपदा को लुटा दिया जाए, आप बताइए उस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, मैं ऐसा डॉक्टर हूं, आंखें तो ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता हूं। ये कैसे आंखों के डॉक्टर हैं? कोई मरीज अगर आंखों के डॉक्टर के पास जाता है तो ये समझ कर जाता है कि वो रोशनी देगा। अच्छा तो ये होता, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा बड़ा हिमाचल प्रदेश से है, आप पिछली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार थी, उनकी आंखें ठीक करते, उनको रोशनी देके जाते तो आज प्रदेश की संपदा को आप लूटने से बचा सकते थे। आपने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। आने वाले समय में हम एक एक पन्ना इस जनता की अदालत में लाएंगे। किस प्रकार गरीब जनता की संपदा को, आम जनता के पैसे को, किसान के अधिकार को, महिलाओं के हक को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा कर रख दिया। 1000 के करीब संस्थान खोल दिए। आज हिमाचल की जनता में शिक्षा संस्थान तो खोल दिए जाते हैं लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं होता। क्या किसी तरह मैं चुनाव जीत जाऊं, यहां प्राइमरी स्कूल खोल दो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दो। गुणात्मक शिक्षा में जो बच्चे हम गांव के स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का अगर पूरे हिंदुस्तान में गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया जाए तो हमारा प्रदेश 21वें स्थान पर है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गरीब गांव का परिवार, आम परिवार का बच्चा गांव के स्कूल में जा रहा है, मां तो उसको बड़े खुशी से तैयार कर स्कूल भेज रही है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन हमारी सरकार उसको गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रही। हम उस गांव के लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। यह जयराम की सरकार हमें छोड़कर गई। 2 साल के प्रयास में हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में जो उसका सर्वेक्षण 2 साल बाद हुआ, आज हम उस दिशा में पूरे हिंदुस्तान में पहले स्थान पर आए। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं
जेबीटी का अलग स्कूल है, प्राइमरी स्कूल अलग है, मिडिल अलग है, हाई स्कूल अलग है, सेकेंडरी अलग है। हमने फैसला किया कि प्री नर्सरी से लेकर +2 का एक ही शिक्षक निदेशालय होगा, स्कूल ऑफ एजुकेशन होगा। और इस वर्ष हम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर विधानसभा में 6 स्कूल जिसमें सभी प्रकार के टीचर उपलब्ध होंगे, हम इस वर्ष से उस एकेडमिक सेशन से लागू करने जा रहे हैं। पहली कक्षा के बच्चों के लिए हमने इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, आज सब प्रकार से अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा क्वालिटी का स्तर निचले स्तर पर पहुंचता जा रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, एक बेड पर 2-2 पेशेंट, घंटों तक आपके पास डॉक्टर देखने को नहीं आता है। और जब डॉक्टर देखने के लिए आता है, आपको रेफर कर दिया जाता है कि पीजीआई जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या किसी और जगह जाओ। जो बीमार मरीज होता है उस समय यह सोचता है कि किसी तरह मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वो पैसे की परवाह नहीं करता। वो पैसे की परवाह नहीं करता, वो अपने इलाज के लिए दूर दराज के गांव में जाता है, दूर दराज के दिल्ली के हॉस्पिटल में जाता है, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में जाता है, जलंधर के हॉस्पिटल में जाता है। दूर दराज से आए मरीज इस तरह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाते रहते हैं और अंत में पता लगता है कि बीमारी भयंकर रूप धारण कर चुकी है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 20-20 साल पुरानी सीटी स्कैन की हॉस्पिटल में मशीनें लगी। 20 साल पुरानी में क्या देखोगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी। आईजीएमसी शिमला में जो सीटी स्कैन की मशीन है वो 20 साल पुरानी है। जितने की नई मशीन आनी उतने की तो रिपेयर में खर्च हो गए पैसे। हमारी सरकार ने फैसला किया, कोई भी गांव का व्यक्ति, आम आदमी, किसान आदमी जो अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, लेकिन बीमारी के समय वो कर्जा लेकर भी ठीक होने की कोशिश करता है, कम से कम जो एम्स दिल्ली में मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसको उपलब्ध करवाया जाए। और इसके लिए हमने 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्यों? आपको यह पता लग जाए कि मुझे प्रथम चरण में कौन सी बीमारी है, आप अपना इलाज खुद कर लेंगे। मैं आप जैसे परिवारों से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मैं भी इस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं आपका दर्द भी जानता हूं, मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। हम रात दिन, हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौतियां जितनी भी आए, किसी प्रकार का भी दबाव हो, मुझे चुनौतियों से लड़ना अच्छा लगता है और दबाव मुक्त होने के लिए मुझे दिन रात काम करना अच्छा लगता है। अगर आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बहनों को संबोधित कर रहा हूं, तो मैं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद से जो बच्चे आज गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, गुणात्मक शिक्षा नहीं दे रहे, आने वाले कुछ वर्षों में इन स्कूलों में हमारे गांव के लोग और शहर के लोग बोलेंगे कि हम इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, जहां बच्चा पढ़ेगा भी। ये स्कूल प्री नर्सरी से लेकर +2 तक होंगे। 10 स्कूलों में कार्य शुरू हो चुका है। इस साल 3 स्कूल हमारे इस साल नवंबर में जो अस्तित्व में आ जाएंगे और अगले एकेडमिक सेशन से वहां क्लासेस शुरू हो जाएंगे। हम स्वच्छता क्षेत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
आज जो पानी है, पानी नलके का पानी गिलास के अंदर तो सुंदर लगता है, लेकिन उसके अंदर जो कण होते हैं वो आपको नजर नहीं आते। और पानी के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती है। कई जगह तो इतना ज्यादा पानी में ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन मिला दिया जाता है कि आपके खाने में जब आप चपाती बनाते हैं तो आपके खाने में भी वो पानी की स्वाद नजर आ जाता है, पानी का जो चीज मिली होती है वो नजर आ जाती है। हम उसमें भी सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये सुधार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जनता उसके साथ ना खड़ी हो। आज आप हमारे साथ खड़े हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद इस प्रदेश के चुने हुए विधायकों को खरीद कर सत्ता गिराने की कोशिश की, मैं धन्यवादी हूं इस हिमाचल प्रदेश की जनता का, देवी देवताओं का, कि भगवान के आशीर्वाद से हम आपके बीच में फिर से 40 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री के तौर पर बने हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जितनी योजनाएं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसमें महिलाओं को मैं हमेशा प्राथमिकता देता हूं। इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि योजना अभी हमने चरणबद्ध तरीके से लागू की है। आने वाले समय में हम उसे और आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं को जो चीख चीख कर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 1500 कब मिलेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं, उन जगह भी जाइए जहां 1500 क्या, 1 साल में हमने 18,000 रुपया देना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हम अपनी बहनों को भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 1500 रुपए का जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आप बताइए आपका मानदेय कब बढ़ता था? आपका मानदेय तब बढ़ता था जब चुनाव को 1 साल रह जाता था और 1 साल रहने के बाद 500 रुपया 1000 रुपया बढ़ा दिया जाता था। 2 वर्ष हमारी सरकार को हो गए। हर वर्ष आशा वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ता हमने आपका आंगनवाड़ी मानदेय को बढ़ाया। ये क्यों बढ़ाया है? हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं बढ़ाया है, हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बढ़ाया है। आज सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस मिलती है, हमारा चुनाव तो 2027 में है, हमने ओपीएस दी। ये पैसा आपका है जो हम खर्चते हैं। केंद्रीय नेता बार बार आकर कहते हैं कि अगर केंद्र सहायता ना करे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर सकती। कोई केंद्र का पैसा है? वो जनता की संपदा है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, वो संविधान की जरूरत है, आपको देना पड़ता है। लेकिन जो पैसा आप रोक कर बैठे हैं वो आने वाले समय में उस हक की लड़ाई भी हम सड़कों पर लड़ेंगे। आप देखेंगे इस प्रदेश में 100 साल में ऐसी आपदा नहीं आई। सबसे बड़ी आपदा कांगड़ा जिला में 1903 में आई थी, उसके बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई। 23,000 घर पूर्णतया टूट गए या आंशिक रूप से टूटे। 551 मौतें इस आपदा में हुई। मैं हर जगह गया। जिस तरह गुजरात के भुज में और उत्तराखंड में केंद्र की सरकार ने सहायता की, उस प्रकार की सहायता हमें नहीं मिली। 4 एमपी चुनकर गए थे
पिछले 12 साल से आप एमपी चुनकर भेज रहे थे, एक भी एमपी ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि हम गृह मंत्री से मिलकर आपदा के लिए राहत मांगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ, दिल्ली के सभी मंत्रियों के मुझे फोन आए, हम आपकी सहायता करते हैं। गडकरी जी ने भी यहां आकर सहायता की बात की। उनसे जो होता था वो उन्होंने कुछ किया होगा सड़कों के लिए। उसके बाद केंद्र की टीम आई, हमने नहीं टीम भेजी, केंद्र की टीम आई, हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे हिमाचल प्रदेश में गई। कहा बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, ऐसी आपदा हमने कभी देखी नहीं, और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाकर हमें कहा कि हम आपको उसका पैसा देते हैं। 10,000 करोड़ रुपए हमने नहीं तय किया, जिसे पीडीएन बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, केंद्र की सरकार ने तय किया। 1 साल हो गया, आपदा भी चली गई, लेकिन आज तक हमें पैसा नहीं मिला। जो एनपीएस कर्मचारी को हमने ओपीएस में लाया, जब वो एनपीएस कर्मचारी थे तो अपना ईपीएफ के रूप में वो 10% देते थे, 14% सरकार अंशदान के रूप में देती थी। जब हमने उन्हें ओपीएस पे ला दिया, जो उनका अंशदान 9200 करोड़ रुपया, जिसमें सरकार का 4,500 करोड़ रुपए का अंशदान है, उसको रोककर बैठे। यही नहीं, ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र की सरकार हर राज्य के लिए जो लोन लेने की लिमिट है उसको तय करती है कि हर साल इनको 6,000, 7,000 हर प्रदेश के राज्य की तय करती है। उसमें 1,600 करोड़ रुपए का कट लगा दिया। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस आता था 3,200 करोड़, वो भी बंद हो गया। तो क्या हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर नहीं खड़ा है? खड़ा है। हम आज अपने पांव पर इसलिए खड़े हैं, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से आपके लोगों ने इस संपदा को बहा है, मैंने उन चोर दरवाजों को बंद करके 2,600 करोड़ रुपए का राजस्व आम जनता के हित के लिए रखा है। अभी और फैसले करेंगे। मैं देख रहा था, बड़ी अजीब बात है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कह रहे थे 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोए रहे। एक एक्ट होता है पिट एनडीपीएस, उसमें जस्टिस लगना होता है। नशाखोरी के बारे में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। आपके समय से नशाखोरी बढ़ी, हमारे समय में हमारी सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद नशाखोरी के मामलों में 30% की कमी आई है। ये हमारी सरकार की कर्तव्य निष्ठा है। वो एक्ट ही नहीं बना पाए। आज पूरे प्रदेश की जेलों में जो नशा सप्लाई करने वाले जेलों में बंद आए, और जो सरकारी कर्मचारी इस नशे के धंधे में सम्मिलित है, हमारी सरकार आने वाले समय में उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं। 30% की कमी हमारे समय में आई है। अब जिन्होंने नशाखोरी के माध्यम से, नशे के धंधे से पैसा कमाया है, बहुत धनवान बन गए हैं, हमारी सरकार उन सब लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी और उनकी संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार इस प्रकार का बयान देते हैं, तथ्यों पर बात करनी चाहिए, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार हर बात को झूठ के माध्यम से साबित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर 100 झूठ बोला जाएगा तो एक सच हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि झूठ बार बार सच से टकराता है।
झूठ किसी ना किसी रूप में सच का सामना करता है। बार बार झूठ टकराने के बाद सच कभी हारता नहीं, हमेशा जीत सच की होती है। और सच के हमारी सरकार, क्योंकि अभी बजट आने वाला है, मैं एक आश्वासन आपको देना चाहता हूं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ना तो हम जनता की संपदा को लुटने देंगे, ना ही संपदा को लुटाने देंगे। आज गांव के किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। चौधरी चंद्र कुमार जी यहां बैठे हैं कि दूध जो 32 रुपए किलो मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदा जाता था, उसमें 13 रुपए की बढ़ोतरी करके 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था जो मक्की गोबर से आधारित खरीदी जाएगी, वो 30 रुपए किलो हमारी सरकार के द्वारा खरीदी जा रही है। गेहूं 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है। अगला बजट जो मेरा होगा वो गांव के लोगों के लिए होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होगा, गांव के किसानों के लिए होगा, गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। 90% लोग हम गांव में रहते हैं, हम गांव के परिवेश से आते हैं। गांव की परिस्थितियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं, गांव की पीड़ा को मैंने देखा है, गांव के जीवन को मैंने देखा है, गांव के रहन सहन को मैंने देखा है, गांव के रीति रिवाज को मैंने देखा है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश के संस्कार, हमारा प्राकृतिक सौंदर्य और हमारा प्राकृतिक प्रेम, ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है। हमारी सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। हमें कोई तंगी नहीं है, हम अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत जो तंगी थी वो पिछले साल इस वित्तीय वर्ष में थी और अगले कुछ सालों में थोड़ी और तंगी रहेगी। 2026 से हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास शुरू होगा, आत्मनिर्भर का हमारा इतिहास शुरू होगा। थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन विश्वास कीजिए, आत्मनिर्भर हिमाचल जब बनेगा आप गर्व से कहोगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति तब होती है जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा होता है, जब वो कानूनों में परिवर्तन करता है, जब वो आय के स्रोत देखता है, जब वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करता है, तो ये आशा जगती है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश 2027 में जहां आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। आप गर्व से कहोगे कि आपकी जेब में पैसा होगा कि हम हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य से आते हैं। ये परिकल्पना हमारी सरकार की है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज शाहपुर के इस ग्राउंड से, क्योंकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का में ये हो रहा है, जो सबसच कोर्ट खुलवाने में मैं हाई कोर्ट वालों से बात करूंगा और उसमें जो मदद हो सकती होगी उसको हमारी सरकार करेगी। शाहपुर में आने वाले समय में डीएसपी ऑफिस को खोल दिया जाएगा। जीएसएस रैल को, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी से रैड है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में इस वर्ष से कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। गुरु रविदास भवन शाहपुर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। द्रोणी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन जेई ऑफिस खोल दिया जाएगा। रीड कुमार में, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो लोग पशुपालक है, गाय पाल रखी है, भैंस पाली रखी है, उनके लिए भी हम बल्क मिल्क कूलर स्थापित करेंगे। पीएससी रीड कुमार को अपग्रेड कर दिया जाएगा।
क्रेडी में नया पीएससी खोलना, यह अगली बार क्रेडी में जाके घोषित किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना, सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में पीपीपी मोड पर डायलिसिस उपचार सेवा उपलब्ध करवाना, शाहपुर में अल्ट्रासाउंड की पुरानी मशीन है उसमें नया उपलब्ध करवाना, लंच की बिल्डिंग के लिए धनराशि प्रयोग करवाना, 3 करोड़ 15 लाख सिविल हॉस्पिटल शाहपुर डेंटल के पद एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत कराना, डेंटल हाइजीनिस्ट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बीसीए कोर्सेज और बीवॉक कोर्सेज कहा था इन्होंने आगामी सत्र में। लंच में बीसीए कोर्सेज और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर में बीवॉक और पीजीडीसीए कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाहपुर में लंच तथा आईटीबी शाहपुर का नामकरण प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया था, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाला का नामकरण शहीद पवन कुमार के नाम पर करने की घोषणा करता हूं। पक्का टियाड़ा से चौड़ी सड़क का निर्माण बदलकर शहीद मिलाप सिंह जम्बाल के नाम की घोषणा करता हूं, क्योंकि शाहपुर विधानसभा से भी काफी महिलाएं आई है और पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को से मैं एक बार फिर से आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत आप है और जो हमारा बजट आएगा, बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें महिलाओं का इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं कहना चाहता हूं कोई खास ख्याल रखा जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। भाई सुखविंदर सिंह सुखवी, कोई महिला जाएगी, खाने का इंतजाम भी किया गया, बैठी रहेंगी, अब कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, सभी महिला